हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन वन शॉट। ये 5 मार्क्स का चैप्टर आने वाला है और हमने ब्लूप्रिंट वाली वीडियो बनाई थी, उसमें आपने देखा होगा कि कैसा चैप्टर है जिसके अंदर सिर्फ एक मार्क्स के ही क्वेश्चन आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले देखते हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, या फिर वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इस बार आने के पूरे चांसेस हैं। वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें से आपको टॉपिक बताया था कि इन टॉपिक से एमसीक्यू आने के पूरे चांसेस रहते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टर्म्स एंड नॉमेनक्लेचर के ऊपर 2 क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं इस बार। ऑक्सीडेशन नंबर, आयन कौन सा रिलीज होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। और आयन कौन सा रिलीज होगा, ये इस टाइप से जो है एक क्वेश्चन आने का चांस है, और ये किसी बच्चे ने पूछा भी था कि हमें बताना, तो वो भी इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताने की कोशिश करूंगी। इससे पहले हम कुछ समझ लेते हैं। आपको पता होगा जो 3D सीरीज होती है, जो 3D का हमारा पीरियड है, उसके अंदर क्या है, SC तिवारी करे मना फिर कोई नी कुछ जानी, यानी कि सारे एटम्स लिख लिए हैं मैंने, कौन कौन से एटम्स के अंदर आते हैं। तो इनके अंदर देखो ये d ऑर्बिटल के हैं, और इनके अंदर d ऑर्बिटल जो है वो खाली रहता है। और जो क्रिप्टोन है उसका 36 है एटॉमिक नंबर, और ये है 21 से लेके 30 तक। तो 36 एटॉमिक नंबर है नोबल गैस का। नोबल गैस के अंदर ये चेंज होना चाहते हैं, और इनके अंदर d ऑर्बिटल भी खाली है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, लुईस एसिड है। मेटल कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर लुईस एसिड कितना काम करती हैं। और वहीं जो लाइगेंड होगा, या फिर आप लिगेंड बोल लीजिए, जो भी है, जिसके पास लोन पेयर होंगे, वो लोन पेयर डोनेट कर देगा मेटल को, और ऐसे ही बना लेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसमें लाइगेंड लुईस बेस का काम करेगा, मेटल लुईस एसिड का काम करेगी, और लुईस बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन को, यानी कि लोन पेयर्स को डोनेट कर देगी। अब देखते हैं पूरा, इससे जो है ना आपको सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी जो इसमें यूज होने वाली हैं, जैसे कि लाइगेंड क्या है, काउंटर आयन क्या है, ये सब कुछ। तो सबसे पहले तो देखो, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, और ये कभी भी टूटता नहीं है। और जो आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कौन से आयन रिलीज होते हैं, तो जो इस ब्रैकेट से बाहर होते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होते हैं, ये वाले आयन, यानी काउंटर आयन बोल लीजिए, या फिर आयनाइजेबल एनायन। यहाँ पे आयनाइजेबल आयन भी बोला जा सकता था, जरूरी नहीं एनायन हो, कई बार कैटायन भी यहाँ पे होता है। सो काउंटर आयन ही हर बार रिलीज होते हैं। अब अगर हमने इसको पानी के अंदर डाल दिया इस कंपाउंड को, तो क्या होगा, हमसे पूछ लिया जाएगा विच आयन विल रिलीज, तो क्लोरीन आयन रिलीज होगा। ओके, देन आपको सेंट्रल मेटल एटम पता होना चाहिए कौन सा है। ये यहाँ पे कोबाल्ट है, और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है। कैसे पता चला, क्लोरीन -2, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इस क्लोरीन के ऊपर -1 है, तो ये क्या है, -1 और -2, यानी टोटल -3 चार्ज है, और पूरे एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये +3, -2 -1 -3 था, तो उसको बैलेंस करने के लिए कोबाल्ट को +3 ही होना पड़ेगा। लाइगेंड क्या है इसमें, क्लोरीन और अमोनिया, ये दोनों ही लाइगेंड हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। जितने यहाँ पे एटम दिखाई दे रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। बाकी इसको आगे डिटेल में करेंगे, जरूरी नहीं जितने यहाँ पे एटम दिखाई दे रहे हैं उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर हो, आगे इसको पूरा डिटेल में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, जितने लोन पेयर डोनेट किए जाते हैं। आगे आपको ये अच्छे से समझाऊंगी मैं, नॉमेनक्लेचर भी समझाऊंगी अच्छे से, और ये सब कुछ आपको करवाया जाएगा। सो इसमें नॉमेनक्लेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं लाइगेंड्स। हमें कैसे पता चला यहाँ पे कि इसके ऊपर +3 चार्ज ही होगा, क्योंकि हमें ये पता था कि क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, अमोनिया के ऊपर चार्ज ही नहीं होता, यानी अमोनिया न्यूट्रल है और क्लोरीन एनायनिक है। तो वही यहाँ पे देखते हैं लाइगेंड के टाइप्स। एनायनिक कौन कौन से हैं, Cl-, जिसे हम क्लोरो बोलते हैं, Cn-, साइनो, O2-, ऑक्सो, OH-, हाइड्रोक्सो, C2O4 ऑक्सोलेटो, ACO-, AC यहाँ पे एसिटेट को डिनोट करता है, यानी CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एसिटेटो। न्यूट्रल लाइगेंड कौन कौन से हैं, जो कोई भी चार्ज में कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, मेटल के चार्ज को इंक्रीज नहीं करेंगे, कौन कौन से हैं, अमाइन NH3, एक्वा H2O, नाइट्रोक्सिल NO, कार्बोनिल CO, और ये है इथाइल डाई अमाइन। इसमें क्या है, NH2 CH2 CH2 NH2। तो देखो न्यूट्रल लाइगेंड के अंदर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, वो तो खुद दूसरों के इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, तो वो लोन पेयर डोनेट नहीं करता है। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो लोन पेयर डोनेट करेगा।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होगी वो लोन पेयर पहले डोनेट करेगा। जैसे कि इसके अंदर नाइट्रोक्सिल के अंदर N और कार्बोनिल के अंदर कार्बन, वहीं इथाइल डाइअमाइन के अंदर नाइट्रोजन डोनेट करते हैं। अब हम देखते हैं कैटायनिक पार्ट। इसके अंदर आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो ना कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने डोनेट क्यों नहीं किया लोन पेयर, क्योंकि उसके पास तो थे ही नहीं, उसके तो सारे बॉन्ड बने हुए हैं, इसीलिए नाइट्रोजन को करना पड़ा क्योंकि उसके पास तो एक ही लोन पेयर है। अब देखते हैं कुछ कैटायनिक लाइगेंड्स जो पॉजिटिव चार्ज तो रखते हैं बट फिर भी वो लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता रखते हैं। कौन कौन से है? नाइट्रोसोनियम NO2 पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव तो है नाइट्रोजन के ऊपर लेकिन ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे सकती है। वहीं हाइड्रोजीनियम के अंदर देखो NH2 हमने लास्ट लेक्चर में क्या था, ये क्या होता है? हाइड्रोजोन हाइड्रोजीनियम। सो हाइड्रोजीनियम जो आयन है उसके अंदर नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करती है। अब हम डेंटिसिटी, कितने लोन पेयर डोनेट करता है कोई भी लाइगेंड, वही उसकी डेंटिसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यदि कोई भी लाइगेंड एक लोन पेयर डोनेट करता है तो वो मोनोडेंटेट होगा, 2 लोन पेयर डोनेट करता है तो वो बाइडेंटेट होगा, और बहुत सारे लोन पेयर डोनेट करता है तो वो पॉलीडेंटेट होगा। अब हम देखते हैं इनके एग्जांपल्स कैसे क्या है। मोनोडेंटेट जो एक ही लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोसोनियम आयन NO2 पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम आयन, इसमें क्या है जो ऑक्सीजन है वो लोन पेयर डोनेट करती हैं तो एक बार में एक ही कर सकती है, ये हो गया मोनोडेंटेट। वहीं NH3 यानी अमोनिया भी मोनोडेंटेट ही है, ये लोन पेयर डोनेट कर देगा। इसमें जो साइनो है यानी CN नेगेटिव, उसके अंदर भी एक ही लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता होती है। इसके अंदर हमें 2 दिखाई दे रहे हैं बट ये एक ही डोनेट करता है। अब हम देखते हैं बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का एग्जाम्पल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ना इनके ऊपर ना क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर जिनमें निकालना होता है उनमें से मोस्टली टाइम यही दे देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं जितने नंबर ऑफ एटम दिखाई दे रहे हैं बस उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, लेकिन नहीं, जो बाइडेंटेट होते हैं उनके अंदर उसका डबल होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे देखेंगे, डोंट कंफ्यूज। तो बाइडेंटेट जो है ऑक्सोलेटो आयन CO नेगेटिव ये है ऑक्सोलेट आयन, और इथाइल डाइअमाइन NH2CH2 NH2CH2 यस। और यहाँ पे ये जो लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों लोन पेयर डोनेट कर देता और इसीलिए ये बाइडेंटेट है। अब देखते हैं पॉलीडेंटेट। इसका एग्जांपल है EDTA जो मैक्सिमम 6 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको बुक में NCERT की बुक में बहुत ही अजीब से तरीके से दे रखा होगा, लेकिन ये यहाँ पे हम बहुत इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये दोनों डोनेट कर देगा, एक यहाँ से ये अपने आयंस को डोनेट करता है एज इट इज यहाँ पे। सो ये है पॉलीडेंटेट EDTA। अब हम देखते हैं एम्फीडेंटेट। ये ना हमारे जो बोर्ड एग्जाम होंगे उनके अंदर इसके डेफिनेशन बहुत बार पूछ लेते हैं। जब एक ही लाइगेंड के पास डिफरेंट डोनर होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जिसके पास डोनर साइट्स तो बहुत सारी होती हैं लेकिन एक टाइम में एक ही साइट डोनेट करती है लोन पेयर्स को। सो अभी देखते हैं हम, और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो भी आपको अच्छे से ध्यान करने हैं। सो NO2 नेगेटिव, इसके अंदर अगर यदि नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है किसी मेटल को तो फिर हम उसको नाइट्रो बोलते हैं। जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो नाइट्रो, और वहीं अगर यदि ऑक्सीजन डोनेट करती है तो नाइट्रिटो। अगर यदि SCN के अंदर S मेटल को डोनेट करता है लोन पेयर तो वो होगा थायोसाइनेटो। वहीं अगर यदि नाइट्रोजन डोनेट करता है तो वो होगा आइसोथायोसाइनेटो। अगर यदि नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो आइसोथायोसाइनेटो, और अगर यदि सल्फर करेगा तो थायोसाइनेटो। STD समथिंग, तो STD सल्फर होगा तो थायोसाइनेटो। आप कोई भी ट्रिक बना लो अपनी तरफ से, या फिर Ni निकिल बना लो, जब नाइट्रोजन होगा तो आइसो लगेगा, इस टाइप से। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक IPSC नॉमेनक्लेचर। इसमें क्या है, बहुत ही बेसिक से रूल्स हैं, आपको ये एज इट इज सारे रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर बेसिकली आपको करना क्या है। आपको देखो, सबसे पहले हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, इसके अंदर क्या है, इसको भी बाद में करते हैं, इसमें ज़्यादा रूल लगेंगे। पहले इजी सा एग्जांपल लेते हैं ये। तो देखो इसमें क्या है, आपको सबसे पहले ये ढूंढ लेना है कि हाँ इसमें से पॉजिटिव पार्ट कौन सा है और नेगेटिव पार्ट कौन सा है, क्योंकि हमेशा कैटायन को पहले लिखते हैं और फिर एनायन को लिखते हैं। जब भी हम नॉमेनक्लेचर में नाम लिखेंगे तो पहले कैटायन लिखेंगे फिर एनायनिक पार्ट लिखेंगे। तो इसमें
कैटायनिक पार्ट कौन सा है, पूरा कॉम्प्लेक्स, तो पहले कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हैं। इसमें क्या है, ट्राई अमाइन। हमने थोड़ी देर पहले देखा था अमोनिया के लिए अमाइन वर्ड यूज करते हैं और पानी के लिए एक्वा वर्ड यूज करते हैं। इनमें देखो हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं, इनमें से पहले कौन सा आएगा, अमाइन, तो इसमें हम अमाइन लिख देंगे, ट्राई अमाइन, फिर आएगा ट्राई एक्वा, देन क्रोमियम। अब ये पॉजिटिव ही है यानी पूरा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्रोमियम ही रहेगा, क्रोमियम। फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, हम कैसे लिखेंगे, ये तो 0 पे है, ये भी 0 पे, यानी इनके ऊपर चार्ज नहीं है। अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पानी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्लोरीन 3 है, यानी एक क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, तो 3 क्लोरीन के ऊपर -3 हो गया, तो क्रोमियम को +3 होना पड़ेगा। यहाँ पे +3 और फिर लास्ट में एनायनिक पार्ट क्लोराइड। अब हम देखते हैं इनके रूल्स को। सबसे पहला रूल क्या है, आपको सेंट्रल एटम छांट लेना। इसमें ये रूल नहीं है, इसमें ये रूल है कि आपको सेंट्रल मेटल एटम छांट लेना है और साथ में ये देख लेना है कि पॉजिटिव पार्ट कौन सा और नेगेटिव पार्ट कौन सा है, यानी कि काउंटर आयन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये देख लेना है। और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको नॉमेनक्लेचर में हमेशा पहले कैटायन लिखना है और फिर एनायन लिखना है। फिर ये एग्जाम्पल हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, जब सारे रूल आपको मैं बता दूंगी। जल्दी से रूल्स देख लेते हैं। लाइगेंड जो होंगे वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाएंगे, जैसे कि एमाइन पहले लिखा जाएगा एक्वा से, एनायनिक लिगेंड एंड इन ओ। हमने थोड़ी देर पहले देखा था जितने भी एनायनिक लिगेंड थे, क्लोरो, साइनो, ऑक्सो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सीलेट, ऑक्सिलेट, एसिटेटो, ये ऑक्सिलेटो, तो इन सभी में क्या है, एंड में ओ आ रहा है, तो ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज हो गई, हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था। एनायनिक लिगेंड ओ में एंड होते हैं। फिर इसने कहा जहाँ पे मल्टीपल लिगेंड हो वहाँ पे हम यानी कि एक ही काइंड के मल्टीपल लिगेंड हो वहाँ पे हम बाई, ट्राई, टेट्रा यूज करते हैं। जैसे हमने इसमें यूज किया कि अमोनिया यानी सेम काइंड के लिगेंड थे 3, तो हमने लिख दिया ट्राई अमाइन। तो ऐसे ही इसने कहा है जब सेम टाइप के लिगेंड बहुत बार आ रहे हो तो हम बाई, ट्राई, टेट्रा यूज करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इज रिटन इन ब्रैकेट बाय रोमन नंबर। हमने ये देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है सबसे पहले तो, और वो फिर रोमन में उसके साथ में ही ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड विद 8 आफ्टर ब्रैकेट्स। ये मैं आपको अभी समझाऊंगी। ये कहना चाह रहा है कि अगर यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाली एंटिटी नेगेटिव है तो फिर मेटल एटम लिखेंगे हम, उसमें हम ATE का यूज करते हैं। कैसे, अभी देखते हैं। इसके अंदर देखो K जो है वो पॉजिटिव होता है, और तो ये पूरा जो स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंटिटी, वो नेगेटिव हो जाएगी। अब ये नेगेटिव है तो जब हम आयरन लिखेंगे यानी फेरस लिखेंगे तो उसके आगे ATE हमें जोड़ना पड़ेगा। यही रूल कह रहा था कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर हम एंड में ATE जोड़ देते हैं। वही यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमने कहा था पहले कैटायनिक पार्ट लिखेंगे फिर एनायनिक, तो कैटायन क्या है इसमें, पोटेशियम, तो वही लिखेंगे हम पोटेशियम। यहाँ पे चाहे 1 हो चाहे 2, 3, 4 कुछ भी हो वो हमें नहीं लिखना है, क्योंकि जब हम इसमें चार्जेस बैलेंस करेंगे तो हम अपने आप देख लेंगे। तो यहाँ पे आएगा पोटेशियम, फिर हेक्सासाइनो, फिर हम लाइगेंड लिखते हैं और लास्ट में मेटल आयन लिखते हैं, मेटल एटम लिखते हैं, तो वो है फेर8। ये नेगेटिव था तो इसीलिए हमें इसमें 8 यूज करना पड़ा। और अब देखें तो ये जो है साइनो ये -1 चार्ज देता है, तो अब ये 6 है तो टोटल -6 चार्ज हो जाएगा यहाँ से, और ये 4 है तो +4 चार्ज हो जाएगा। आयरन के ऊपर कितना चार्ज बचा, +2, तो वही यहाँ पे लिख देंगे। बहुत ही ईजी है इसका नॉमेनक्लेचर। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। देखो हम इसको 2 तरीके से बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लिगेंड एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम। टोटल कितने लिगेंड मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच हैं वही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, बट ये हर जगह फॉलो नहीं होता। ये वाली जो डेफिनेशन है ये हम मोनोडेंटेट में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि साइनो, हमें पता है ये तो मोनोडेंटेट है, एक बार में एक ही लोन पेयर देता है, तो क्या होगा इसमें आपको कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने होता है। तो सबसे पहले आपको देखना है, हाँ साइनो है, ये मोनोडेंटेट होता है और इसमें 6 हैं ये, यानी कि अगर एक लोन पेयर देता है तो 6 कितने लोन पेयर दे देंगे, 6, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो हर जगह अप्लाई होगी कि कितने लोन पेयर डोनेट किए गए सेंट्रल मेटल एटम को, वही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर।
अब अगर दी हम बाइडेंटेट लिगेंड की बात करें तो उसमें क्या है, ये देखो ऑक्सोलेटो, ये है एक बाइडेंटेट लिगेंड, और यहाँ पे बाइडेंटेट है यानी एक बार में 2 लोन पेयर देता है, और ये 3 यहाँ पे हमने ऑक्सोलेट आयन लिए हैं, यानी कि ये टोटल 6 लोन पेयर डोनेट कर देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ये कुछ और एग्जाम्पल लिए गए हैं। CO माइनस, CO का हमने नाम क्या दिया था, कार्बोनिल, यस कार्बोनिल। यहाँ पे जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बट हमें चार्ज से कोई मतलब नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर में नंबर ऑफ एटम देखेंगे और उसकी डेंसिटी देखेंगे, डेंसिटी इसकी एक ही है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर दी हम एक और डेफिनेशन देना चाहें वो क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। जैसे कि अगर यदि नंबर ऑफ लिगेंड 4 है और डेंसिटी 1 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, और वहीं अगर यदि नंबर ऑफ लिगेंड 3 है और डेंसिटी 2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 6। अब हम देखते हैं लिगेंड की स्ट्रेंथ। आपको ये पूरा ऑर्डर याद नहीं करना है, बस आपको ऐसे ऐसे याद रखना है कि जो CO है यानी कार्बोनिल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है, और फिर CN नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, यानी कि जो नेगेटिव वाले जो कार्बन के साथ नेगेटिव वाले हैं वो वाले स्ट्रॉन्ग हैं। देन अमोनिया, पानी वीक है थोड़ा सा, यानी मीडियम रह जाता है, और सबसे वीक क्या है, हैलाइड वाले। जो ये हैलाइड वाले थे ये वीक फील्ड लिगेंड्स के अंदर आते हैं। अब बची VT एंड CFT, तो अब इनको जल्दी जल्दी फास्टली देख लेते हैं, बाकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम पेपर नहीं बना के आए, हो सकता है इनमें से भी पूछ लिया जाए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो जल्दी जल्दी इनको कवर कर लेते हैं। VBT वैलेंस बैंड थ्योरी, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन और शेप के लिए यूज़ करते हैं। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है SP और लीनियर स्ट्रक्चर बनता है। सेंट्रल मेटल के जो ऑर्बिटल बनेंगे वो SP ऐसे बनेंगे 2 ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो SP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और ट्रायगोनल प्लेनर बनता है स्ट्रक्चर उसका। तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 ऑर्बिटल्स लेंगे और तीनों को SP2 हाइब्रिडाइजेशन में ले जाएंगे और वहाँ पे लिगेंड्स अपने लोन पेयर डोनेट कर देंगे। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तब 2 कंडीशंस हो सकती हैं। SP3 भी हो सकता है जब ये चारों के चारों लिगेंड SP3 में चले जाएं, और जनरली जब वीक लिगेंड होते हैं तब ऐसा होता है कि चारों SP3 में चले जाएं, क्योंकि जब वीक लिगेंड होगा तो वो अंदर खाली जगह नहीं करवा पाएगा, इनको अंदर की तरफ नहीं धकेल पाएगा, इसीलिए वीक लिगेंड जनरली SP3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं और शेप हो जाती है उनकी टेट्राहेड्रल। वीक लिगेंड टेट्राहेड्रल शेप। एक्सेप्शन कौन सा हो गया, एक NiCO4, इसमें SP3 होता है। इसमें देखो CO जो है हमने देखा ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है CO, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसने SP3 और टेट्राहेड्रल क्यों बनाया, इसने SP3 क्यों बनाया, हमें ये देखना है कि इसने SP3 क्यों बनाया, क्योंकि इसमें तो वो स्ट्रॉन्ग था। इसके पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ पे निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये चाह के भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को खाली नहीं कर सकता है। और जो हमने टेट्राहेड्रल यानी वीक फील्ड लिगेंड का एग्जांपल देखा, तो वहाँ पे हम डाल सकते हैं निकिल Cl4, निकिल टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पे है निकिल और ये टेट्राहेड्रल शेप आपको शो की गई है। वहीं अगर यदि वीक लिगेंड की बजाय स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो वहाँ पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये अंदर वाला जो D ऑर्बिटल है उसको खाली करवा लेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, धक्का मार देगा, जगह बना लेगा अपने लिए। तो जब भी अंदर वाला D यूज होता है तो उसे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि अगर आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपको अंदर वाला D यूज़ करना है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन दी गई है और बताना है कौन सा लिगेंड है, तो फिर जब भी अंदर वाला D यूज़ होगा यानी कि इनर ऑर्बिटल बनेगा, इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। और इसकी शेप हो गई स्क्वायर प्लेनर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिस इज स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तब भी 2 कंडीशंस हो सकती हैं, एक D2sp3, तो मैंने अभी अभी आपको बताया जब अंदर वाला D यूज होता है तो वो होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, वो अंदर वाले ऑर्बिटल को खाली करवा लेते हैं। इनकी शेप दोनों की ही ऑक्टाहेड्रल होगी। वहीं अगर दी हो sp3d2, इसमें बाहर वाला D यूज हो रहा है यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया, और ये वीक लिगेंड होते हैं। वीक लिगेंड के केसेस में ऐसा होता है वो अंदर वाले ऑर्बिटल्स को खाली नहीं करवा पाते, एंड ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप होगी।
अब हम इसको एक इजी मेथड से समझते हैं। आपको बस क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, शेप बतानी है। इन दोनों के लिए आपको सिर्फ इतना सा देखना होता है। क्या देखना है, नंबर ऑफ लाइगेंड कितने हैं और लाइगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, बस ये दो चीज़ें देखनी होती हैं। अगर यदि नंबर ऑफ लाइगेंड 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर स्ट्रक्चर। 3 है अगर यदि लाइगेंड 3 लाइगेंड तो sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। 4 लाइगेंड और वीक लाइगेंड हैं तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल sp3। वहीं अगर दी 4 लाइगेंड हैं या फिर कह लीजिए कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हैं तो स्क्वायर प्लेनर dsp2। अंदर वाला d यूज हो रहा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होंगे। देन अगर दी 6 एटम है और साथ में वीक लाइगेंड है तो क्या होगा, बाहर वाला d यूज होगा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। वहीं अगर दी स्ट्रॉन्ग फिर लाइगेंड होगा साथ में तो अंदर वाला d यूज होगा d2sp3, ये भी ऑक्टाहेड्रल ही होता है। अगर यदि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होंगे तो इनर कॉम्प्लेक्स बनता है, वीक लाइगेंड होंगे तो आउटर कॉम्प्लेक्स बनता है। ये थी वीबीटी। अब जल्दी जल्दी CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कोड देख लेते हैं। इसमें अगर यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें हम तो उसमें क्या होगा, ये जो हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं d ऑर्बिटल्स, हम इसको और भी ऐसे अगर शो करना चाहे तो यहाँ पे होगा, यानी पहले इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ती है और उसके बाद में स्प्लिट हो जाता है। नीचे जो T2G होता है उसके अंदर जाएगा dxy, dyz, dxz, ये 3 ऑर्बिटल जाएंगे और ऊपर वाले EZ के अंदर dz2, dx2, y2, ये जो ऑर्बिटल हैं ये चले जाएंगे। ऊपर वालों की एनर्जी होगी 0.6 डेल्टा नॉट और नीचे वालों की -0.4 डेल्टा नॉट। और अगर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, -0.4। ये हमने यहाँ पे देखा, नीचे वाला है माइनस वाला और ऊपर है +0.6 और नीचे है -0.4। तो -0.4 इंटू n T2G। इसमें यही बात की गई है कि यहाँ पे जितनी एनर्जी है इतनी एनर्जी तो एक ऑर्बिटल की है। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल से तो वो हो जाएगी इसकी कंप्लीट एनर्जी। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने टोटल नंबर ऑफ T2G वाले ऑर्बिटल्स से, ऐड कर देंगे 0.6 इंटू टोटल नंबर ऑफ EG वाले ऑर्बिटल। अब देखते हैं अगर यदि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो अगर यदि ज़्यादा हो गई पेयरिंग एनर्जी से तो पेयरिंग होगी। अगर यदि क्रिस्टल फील्ड वाली एनर्जी ज़्यादा है तो पेयरिंग होगी, अदरवाइज पेयरिंग नहीं होगी। देखिए जब भी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। देखो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा तो वो इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर पाएंगे, उनको यहीं पे एडजस्ट होना पड़ेगा। यहीं पे एडजस्ट हो जाएंगे तो फिर उनमें से आवारा बहुत कम घूमेंगे, एक दूसरे के साथ में ऐसे सेटल हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। वहीं अगर यदि दूसरे की बात करें जहाँ पे वीक लाइगेंड है यानी कि इनके बीच में ज़्यादा एनर्जी सेपरेशन नहीं हो पाया है, एकदम पास पास पड़े हैं, तो इनके पास इतनी एनर्जी तो थोड़ी बहुत एनर्जी तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल के अंदर ऐसे चले जाते हैं। और इसमें क्या है, सारे अकेले अकेले पड़े हैं तो रेंडमनेस ज़्यादा होगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और इनके अंदर जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है यानी एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। ऐसा केस होता है वीक लाइगेंड के अंदर जब इनके बीच में वो ज़्यादा एनर्जी गैप नहीं बना पाते हैं। अब देखते हैं अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ तो क्या होगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G ऊपर बनेगा जिसमें 3 ऑर्बिटल जाएंगे और EG नीचे बनेगा जिसके अंदर 2 ऑर्बिटल जाएंगे और यहाँ से 0.6 डेल्टा T ये एनर्जी यूज़ होगी और यहाँ से +0.4। ये जो बैरी सेंटर होता है इससे ऊपर वाला पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाला नेगेटिव लेते हैं। इसमें नीचे 0.6 था तो -0.6 ले लिया, इसके अंदर नीचे 0.4 था तो -0.4 ले लिया। अब जो एनर्जी है टेट्राहेड्रल में और जो एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल में, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखें तो टेट्राहेड्रल की एनर्जी 4/9 टाइम्स होती है ऑक्टाहेड्रल के। अब मैग्नेटिक नेचर बहुत ही ईजी है, अगर सारे कंबाइंड है यानी कि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक, अगर दी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक। दिस वाज द चैप्टर। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, एक तो IUPAC नॉमेनक्लेचर, कोऑर्डिनेशन नंबर और कौन सा आयन कैसे रिलीज होंगे, डेंसिटी एंड लाइगेंड किस टाइप के होते हैं, ये सारा जो हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।